नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड दी गड्डी में। मैं आज आपको चौथा प्री बोर्ड पेपर करवाने वाला हूं, कक्षा 10वीं हिंदी का। तो देखिए शुरू करते हैं समय बचाते हुए। बचाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बचाव, तो बचना और आव यानी ये हो गया बै। तो साथियों देखिए, जिस क्रिया के पीछे प्रत्यय लगता है तो क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगेगा वह कृत प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें कृत प्रत्यय है। फिर है सम प्लस कलित, इन दोनों के जुड़ने पर बना सही शब्द है। अपन बोल करके देख सकते हैं संकलित, तो संकलित ये बनेगा, यहाँ पर बिंदी आएगी, याद रखिएगा, संकलित से उत्तर हो जाएगा। गोपियां किससे अटूट प्रेम करती हैं? गोपियां श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती है, ये सूरदास वाले पाठ से है। फिर है परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना क्या माना है? तो धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान शत्रु माना, तो ये शत्रु माना है। ठीक है, यहाँ सहस्त्रबाहु नाम नहीं है, शत्रु आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर है कवि जयशंकर प्रसाद ने सरलते शब्द संबोधित किया है, किसके लिए किया है? अपने सरल स्वभाव के लिए प्रयुक्त किया है। ठीक है साथियों, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? उत्साह कविता में पहली पंक्ति है बादल गरजो, तो किसका आह्वान किया है? बादलों का आह्वान किया है। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता था, इसका आंसर हो जाएगा द, कैप्टन चश्मे वाला। फिर है साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाला लेखक ने कहा है, किसे कहा है? बाल गोविंद भगत को कहा है। ये पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है और पाठ का नाम बाल गोविंद भगत है। फिर है हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ये जो है ट्रेन का जो दृश्य था यह आया था आपके लखनवी अंदाज में, और जिसके लेखक थे यशपाल। तो यहाँ हो गया, ये लेखक का कथन है क्योंकि लेखक ही बैठा था, और लेखक जब ट्रेन में चढ़ा तो नवाब साहब ने उनकी ओर देखा भी नहीं और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगे थे, इसलिए लेखक भी चढ़ करके सीट पर बैठ गया और उसने भी दूसरी तरफ आंखें घुमा ली। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। अब ये कौन से पाठ से आया है? ये पाठ आया आपके एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी का पाठ है, और उसमें मन्नू भंडारी ने यह कथन, सहनशील कौन थी उसमें? उसमें थी उनकी माँ। मन्नू भंडारी ने अपनी माता के लिए प्रयुक्त किया है। पृष्ठ पलट लेता हूं एक बार। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? भोलानाथ का वास्तविक नाम पूछा है तो वो था तारकेश्वर नाथ। अगर लेखक का नाम पूछते तो लेखक का नाम शिवपूजन सहाय, पिताजी प्यार से कहते थे भोलानाथ, और इन दोनों का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ। ठीक है, सेवन सिस्टर्स, ये माता का आंचल पाठ से आया था ये प्रश्न, शिवपूजन सहाय का पाठ है और जो कि कृतिका में है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक झरना किस नदी के किनारे स्थित है? सेवन, वहां पर एक ही नदी है, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल जहाँ की है ये साना साना हाथ जोड़ी पाठ से आया, मधु कांकरिया इसकी लेखक है, और उस पाठ में केवल एक ही नदी का नाम आया था, वो थी तीस्ता नदी। ये आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ही नहीं होता, यानी कर्म होता ही नहीं है, तो अकर्मक हो गई, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, तो साथियों संबंध अन्य से के साथ बताते हैं तो ये संबंध बोधक हो जाएगा। तो साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्वनाम अगर आए तो सर्वनाम तो संबंध वाचक होता है, सर्वनाम अगर आए तो संबंध वाचक आता है। अगर यहां पर बीच में कहीं भी ऐसा बताए कि सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर संबंध वाक्य के साथ बताने वाले अव्यय बताना है, तो यहां देखो सर्वनाम डाल करके इसने अव्यय पूछा है, तो अव्यय आएगा, इसका मतलब संबंध बोधक आएगा, संबंध बोधक अव्यय। अगर सर्वनाम पूछा जाए तो संबंध वाचक अव्यय हो, संबंध वाचक सर्वनाम होता है, सॉरी। तो फिर है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची द्विगु, तो द्विगु समास। फिर उसके बाद है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं, और विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण में आपको बता देता हूं, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें केवल विशेषण आया है अच्छा,
और अब इसके पहले अच्छा के पहले एक और शब्द जोड़ रहा हूं, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहां पर बहुत क्या है, बहुत है वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, उसको बढ़ा रहा है, और इसलिए यहां पर ये बहुत शब्द प्रविशेषण है। तो यहां आ जाएगा प्रविशेषण। फिर है प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को, सरल है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद में खालिस्तान शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं। पूर्व कौन लगाए जाते हैं, उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो उपसर्ग उपसर्ग सॉरी क्षमा कीजिएगा, यहाँ मूल शब्द आएगा। तो मूल शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो उपसर्ग और मूल शब्द यहाँ पर दोनों प्लस करके लिख दीजिएगा, उत्तर सही हो जाएगा, उपसर्ग प्लस मूल शब्द। फिर उसके बाद में चलते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में साथियों देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक हमने देखा था कैसे निकालते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं तब शीर्षक आधा समझ में आ जाएगा, फिर पैराग्राफ को समझने से आ जाएगा। फूलों की छाया के नीचे खेलने और सोने का अर्थ बताइए। फिर उसके बाद रेगिस्तान में यात्रा करने से क्या कष्ट होता है। जिंदगी का मजा कौन उठा सकता है। सुख देने वाली चीजों से अधिक सुख किनको मिलता है। और अमृत का विपरीतार्थक। तो ये चारों शब्दों से जहां तक पता चल रहा है तो जिंदगी के बारे में आया है। और जिंदगी के बारे में यहाँ आ रहा है कि कष्ट सहना या मजे उठाना, ये सारी चीजें आई है। तो इसका मतलब जिंदगी में मेहनत करने वालों की चर्चा हुई है। तो मेहनत करने वाले या हिम्मत दिखाने वाले को साहसी कहते हैं। और इसका शीर्षक होगा साहस और जिंदगी। साहस और जिंदगी इसका शीर्षक हो जाएगा। इस पैराग्राफ को भी मैंने पहले पढ़ रखा है, इसलिए जल्दी से बता रहा हूं, साहस और जिंदगी। फिर है फूलों की छाया के नीचे खेलने और सोने का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, फूलों की छाया के नीचे खेलने और सोने का तात्पर्य है। वैसे तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा आसान हो जाए, मेरा पढ़ा हुआ है फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाया के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाया के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए ही है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे होते हैं, जिनका कंठ सूखा होता है, होठ फटे हुए होते हैं और सारा बदन पसीने से तर होता है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वही जानता है जो धूप में सूख चुका है, वह नहीं जानता जो रेगिस्तान में कभी गया ही नहीं। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी, अब भी है, बस फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और बाद में मजे लेते हैं उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। कुल मिलाकर के जो साहस दिखाने वाले हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, फूलों की छाया के नीचे खेलने और सोने का तात्पर्य है सुखों से युक्त जीवन जीना, सुखपूर्ण जीवन जीना, मेहनत बिल्कुल भी न करना। फिर है रेगिस्तान में यात्रा करने से क्या कष्ट होता है। रेगिस्तान के अंदर यात्रा करने से कंठ सूख जाता है, होठ फट जाते हैं, सारा शरीर पसीने से तर हो जाता है या पसीना खूब आता है। फिर आगे देखिए, जिंदगी का मजा कौन उठा सकता है। जिंदगी का मजा वह उठा सकता है जो पहले परिश्रम करता है, जिसने अपने जीवन को जीने के लिए मेहनत के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास किया और बाद में उसने आराम किया। तो गर्मी में तपने के बाद ही पेड़ के नीचे की जो है ठंडक का एहसास सुखद होता है। तो ये भाव इसमें है। सुख देने वाली चीजों से अधिक सुख किनको मिलता है। साफ सीधा सा लिखा है, जो पहले परिश्रम करते हैं, जो पहले उसका मूल्य चुकाते हैं, परिश्रम करते हैं और बाद में मजे लेते हैं, उन्हें ही सुख का स्वाद मिलता है। अमृत का विपरीतार्थक आप सब जानते हैं विष होता है, विष, अमृत विष। फिर है ये वाला पैराग्राफ, चलिए देख पहले शीर्षक कर लेते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से न घबराने का क्या परिणाम होता है। न घबराने पर क्या होगा, अपन सीधी बात है उनसे टकरा जाएंगे और टकरा करके जो जो भी परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। या तो हमें सीख मिलेगी या हमें सफलता। तो सीख और सफलता दोनों में से कुछ भी मिले, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। भाग्य के भरोसे रहने वालों को क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। भाग्य के भरोसे रहने वाले को वह कोई काम करेगा नहीं तो उसको फल मिलेगा नहीं और बाद में उसको दुख उठाना पड़ेगा, संकटों में वह हमेशा फंसा रहेगा। कर्मशील पुरुष पर्वतों तथा रेगिस्तान में क्या चमत्कार करते हैं। पर्वतों के अंदर पर्वतों को काटकर रास्ता बना देते हैं और रेगिस्तान के अंदर है वह पानी की गंगा बहा देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा कैसी है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा बिल्कुल सरल है, खड़ी बोली है।
जंगलों में भी महामंगल में काव्यात्मक क्या विशेषता की गई है? तो जंगलों में महामंगल, अब देखिए इसके अंदर काव्यात्मक विशेषता पूछिए तो यहाँ देखिए एक शब्द है, तो इन शब्दों की आवृत्ति जैसा फील आ रहा है, आभास ऐसा हो रहा है, तो इसमें शायद अनुप्रास अलंकार जैसा आभास हो रहा है। साथ ही साथ के अंदर तुकबंदी सी भी मिल रही है। तो इस प्रकार ये काव्यात्मक विशेषता है कि एक तो अनुप्रास अलंकार जैसा है और साथ ही साथ के अंदर तुकात्मक शैली है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अब एक बार मैं पद्यांश पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि शीर्षक भी अपना आ जाए। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी भाग्य के भरोसे रहने वाले बाद में दुख भोगते हैं और पछताना पड़ता है। जो भाग्य के भरोसे रहेंगे उनको तो पछताना पड़ेगा, और जो मेहनत करने वाले होंगे उनको पछताने की आवश्यकता नहीं होगी। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, यानी कठिन काम को देख करके वो भागते नहीं है, बल्कि उनसे कठिन काम को करने की इच्छा करते हैं। भीड़ में चंचल बने और वीर दिखलाते नहीं, और हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। जो मेहनत करेंगे सब जगह जब सब काल में वे ही मिले फूले फले, यानी जो कभी भी घबराते नहीं है काम करने से, वे हमेशा फूलते फलते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। तो साथियों, पर्वत को काट कर सड़कें बनाने वाला एक इंसान था, उसका नाम आप लिखेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, माझी माझी है, उसका पूरा नाम आप लिखेंगे। मेरे को भी याद है लेकिन मैं आपको अभी पूछना चाहता हूँ, तो कमेंट में डाल दें। उनका शुरू जय से शुरू होगा, जय वर्ण है उससे शुरू होगा, लास्ट में माझी है, तो बताइएगा कौन सा है। फिर है सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। आपको इसका भी नाम लिखना है, कौन थे जो जिन्होंने मरुभूमि यानी हमारे भारत राजस्थान के मरुस्थल के अंदर गंगा है वह लाने का कार्य किया था, गंगा का जल यहाँ तक पहुँचा है। तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ करने वाले का नाम आपको लिखना है। फिर है गर्भ में जलराशि का बेड़ा चला देते हैं, यानी खूब पानी ही पानी है वो जो गर्भ में से निकाल लाते हैं। जंगलों में भी मंगल, यानी हर जगह खुशी, जहाँ पर भयानकता हो, भय हो, डर हो, साथ ही साथ जानवर जहाँ खूब सारे हों, और वहाँ पर भी मंगल बना देते हैं, यानी वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा हो जाता है जो मेहनत करते हैं उनके लिए। तो ये हो गया पूरा। इसका शीर्षक है वो आ जाएगा कर्मवीर, इसका शीर्षक आ जाएगा कर्मवीर। ये एक कविता ही है तो इसलिए कर्मवीर इसका शीर्षक है जो मुझे याद है। ठीक है साथियों, फिर आगे चलते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर में। पहला प्रश्न है, संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। तो साथियों, उसमें संस्कृति में यही बताया गया है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है, ये मैं एक ऐसा वीडियो जरूर बनाऊंगा आगे। अगला जो वीडियो आएगा, आपके जो कोई हार्ड टॉपिक हो तो आप मेरे को कमेंट कर दें, ताकि मैं आपकी परीक्षा होने से पहले ही 2-1 वीडियो ऐसे चढ़ाऊं जिसमें आपका कठिनाई जो भी लग रही है जिसमें उसको हल आपको मिल जाए, और बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता, उसमें साफ कहा हुआ है जो मानव के लिए कल्याणकारी नहीं है वह संस्कृति हो ही नहीं सकती। जैसे परमाणु का आविष्कार है, उससे भयानक विनाश ही हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु बम विस्फोट है। साथ ही साथ विज्ञान का जो दुरुपयोग हुआ है समय समय पर, विज्ञान के कारण जो जो प्रदूषण फैला है, जो भी समस्याएं पैदा हुई है, जो भी मानव कल्याणकारी नहीं है, वो सब कुछ संस्कृति के विरोध में है। और इसीलिए संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व है वह मानव कल्याण है, क्योंकि पूरी धरती है, धरती का विकास तभी है जब मानव का विनाश नहीं है, और मानव का ही विनाश हो जाएगा तो फिर धरती का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए साथियों, महत्वपूर्ण तत्व है मानव कल्याण की भावना। संसार में कोई भी प्रयोग हो, कोई भी नया आविष्कार हो, कोई भी नई खोज हो, उसके पीछे एक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है, वो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। इसका एक आंसर शॉर्ट है, संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं, सभ्य व्यक्ति किसे कहते हैं, साथ ही साथ असंस्कृति क्या होती है, असभ्यता क्या होती है, इसका मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। बाल गोविंद भगत द्वारा पतोहू को पुनर्विवाह करने के लिए बाध्य करने में भारतीय समाज की किस समस्या का समाधान निहित है? यह सीधी सी बात है, विधवा विवाह की समस्या।
तो यहाँ विधवा विवाह की समस्या जो भारत के अंदर है, विधवाओं का विवाह नहीं करवाया जाता था। भारतीय समाज के अंदर विधवा को बहुत बुरी तरह रखा जाता था, उसका मुंडन करा दिया जाता था, श्वेत साड़ी उसको पहना दी जाती थी और एक निश्चित कमरे के अंदर ही रहने के लिए उसको बाध्य किया जाता था, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो ऐसी बुरी हालत थी भारतीय समाज में एक विधवा की। तो उन्होंने अपनी पतोहू, जब उसका पति मर गया यानी बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र मर गया, तो उस पतोहू के भाई को बुला करके ये कहा कि इसको ले जाओ और इसका विवाह करवा देना। तो भारतीय समाज की समस्या विधवा विवाह नहीं करवाना थी और उन्होंने विधवा विवाह करवाया। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो साथियों, यह जो प्रश्न आया है, यह आया है आपके नागार्जुन की कविता फसल से। इसके अंदर हाथ का स्पर्श किसका था? किसानों का। तो भारतवर्ष के हजारों लाखों हाथों की जो परिश्रम है, उनकी मेहनत है, उसी का परिणाम फसल होती है। तो यहाँ उन्हें जो गरिमा यानी मान सम्मान मिलता है किसानों को, और साथ ही साथ में उनका जो संसार के अंदर महत्व बढ़ता है, उसका महत्वपूर्ण कारण है वो है फसल। और वो फसल किस कारण से उत्पन्न होती है? वह किसानों की मेहनत के कारण, परिश्रम के कारण उत्पन्न होती है। यही इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही का आशय स्पष्ट कीजिए। यह यहाँ गोपियाँ क्या कहती है सुनिएगा। तो सूरदास कवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, हम क्यों धैर्य धारण करें? श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। हमने उनसे प्रेम किया और उन्होंने हमें प्रेम के बदले योग संदेशा भेज दिया। साथ ही वो राजा है और हम उनकी प्रजा है। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया है, जबकि राजा की जो है राजा का कर्तव्य तो अपनी प्रजा का पालन करना होता है, न कि उन्हें सताना होता है। ठीक है। तो उन्होंने मर्यादा, कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। साथ ही साथ वो राजा का कर्तव्य भी उन्होंने पूरा नहीं किया। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने प्रकृति की जल व्यवस्था के बारे में क्या कहा? मणि ने हिमालय पर्वत पर जमी हुई बर्फ को देखकर यह कथन कहा है, और यह कथन कटाऊ नामक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने कहा, क्योंकि जब उन्होंने हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमी हुई देखी तो सोचा कि सर्दियों में ये बर्फ जम जाती है और गर्मियों में पिघल पिघल करके संपूर्ण एशिया की प्यास बुझाती है, जल व्यवस्था करती है। तो कितनी प्यारी जल व्यवस्था उन्होंने, ईश्वर ने, परमात्मा ने की है। लेखक की हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट से हुए भीषण विनाश का अनुभव कब हुआ? तो देखिए, लेखक जब स्वयं जापान के हिरोशिमा नगर में पहुंचा और उस स्थान पर जाकर के जहां विस्फोट हुआ था, वहां जाकर के खड़ा होकर उसने देखा कि एक पत्थर वहां पर पड़ा है और वह पूरा पत्थर काला पड़ चुका है, लेकिन बीच में मानव की आकृति उभरी हुई है, उजली आकृति मानव की उभरी हुई है, और उसे देखकर उसने उस भीषण विनाश का अनुभव किया। फिर है कलेजा मुंह को आना। मुहावरे का अर्थ बहुत अधिक घबरा जाना, बहुत अधिक घबरा जाना। फिर आगे देखें कि सड़क किनारे खड़े हुए रमेश ने जो ही ट्रक से गाड़ी को टकराते हुए देखा, उसमें से जो चीखें निकली तो रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। फिर आगे है, ये पैराग्राफ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। नवाब साहब ने खीरे के रसास्वादन का यह विचित्र तरीका क्यों अपनाया? नवाब साहब ने खीरे के रसास्वादन का यह विचित्र तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि लेखक है, उसने भी खीरा खाने से इनकार कर दिया था और वह एक सफेद पोश सज्जन के सामने खीरा खाकर अपनी नवाबी ठाट और अपनी शानो शौकत को कम नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खीरे को खाने की अपेक्षा खीरे को सूंघ कर बाहर फेंक दिया। फिर है, नवाब साहब खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंकते चले गए? खीरे की फांकों को इसलिए फेंकते चले गए क्योंकि वह उन्हें अब खा नहीं सकते थे, और दिखावा करने के उद्देश्य से उन्होंने खीरे की फांकों को एक एक करके, मन था खाने का फिर भी उन्होंने बाहर फेंक दिया। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के व्यंग्य का लक्ष्य क्या है? लेखक के व्यंग्य का सीधा सा लक्ष्य है, वह ये कहना चाहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये वाली बात वो कहना चाहता है, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, ऐसा एक मुहावरा भी आता है। तो वही मुहावरा का अर्थ है, इसमें कहना चाहता है नवाब साहब की नवाबी छिन चुकी है, लेकिन अब भी नवाबी अकड़ है वह उनकी बनी हुई है, वे दिखावा करने की आदत से अभी भी
बाज नहीं आए। फिर है, नवाब साहब ने गर्व से लेखक की ओर देखा। उनको किस बात का गर्व था? उनको अपने नवाबी ठाठ का गर्व था। वे नवाब होने का दिखावा कर रहे थे और लेखक को इसीलिए गुलाबी आंखों से उन्होंने देखा। गुलाबी इसीलिए कहा है क्योंकि गर्व से देखा था। फिर है, बस्ट किसे कहते हैं? बस्ट है टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की जो 2 फुट की मूर्ति होती है, उस मूर्ति को बस्ट कहते हैं। मूर्ति की विशेषताएं भी मैंने बता दी है। ठीक है। फिर है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो का क्या तात्पर्य है? ये दोनों ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलनों के दौरान दिए थे। फिर है, मूर्ति की बनावट में खटकने वाली क्या बात थी? मूर्ति की बनावट में खटकने वाली बात यह थी कि उस मूर्ति पर चश्मा जो था वो मूर्ति के जैसा नहीं था, यानी पत्थर का जैसा नहीं था, वह रियल चश्मा था। तो ये बात खटकने वाली थी। तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। किसने, क्या तथा कब देखा? किसने देखा? हालदार साहब ने देखा। क्या देखा? कि मूर्ति पर है चश्मा रियल का लगा हुआ है। और कब देखा? जब वे कंपनी के काम से गांव से उस चौराहे से गुजर रहे थे और उन्होंने पान खाने के लिए जब वहां गाड़ी रोकी, तब उन्होंने देखा। फिर है, पद्यांश आ गया है साथियों, देखते हैं पद्यांश के प्रश्नोत्तर। आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है? कवि प्रसाद ने अपने जीवन को छोटा सा जीवन बताया, सामान्य जीवन बताया। और महान कवि, महान लेखक होते हुए भी उन्होंने अपने आप को सामान्य माना। ये उनकी विनम्रता ही है। फिर है, बड़ी कथाएं आज कहूँ से कवि का आशय क्या है? वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वो अपने जीवन में कोई महान उपलब्धि है वो जानते नहीं है, या होगी भी तो वह उसको प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उसको सामान्य मानते हैं, सामान्य कहानी मानते हैं, सामान्य घटना मानते हैं। वह उस बात को प्रकट करना नहीं चाहते। कई सारी ऐसी घटनाएं जीवन में उनके साथ हुई है जो वो बता करके पुनः अपनी यादों को दोहराना नहीं चाहते और अपने कष्ट को उभारना नहीं चाहते। ठीक है। फिर है, कवि ने यह क्यों कहा? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं कौन की जगह मौन आएगा? यहाँ पर यह गलत प्रिंट हो गया, मौन रहूं। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यह कहा है कि मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं, दूसरों की आत्मकथा कोई लिखे और छापे तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने कष्टों को उभार कर वापस दुखी नहीं होना चाहता। आत्मकथा सुनाने में प्रसाद जी की रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वह आत्मकथा सुनाएंगे तो उन्हें अपनी प्रेयसी की और उसके साथ बिताए हुए कुछ चंद अच्छे पलों की याद आएगी, जो कि वापस उन्हें दुखी कर देगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने कष्टों को भुलाया है, वह इसीलिए अपने कष्टों को दोहराना नहीं चाहते और आत्मकथा लिखना नहीं चाहते। और साथ ही उनकी जीवन में ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, सामान्य जीवन रहा है, वह उसको बताना भी नहीं चाहते हैं। फिर है, साथियों देखिए ये विकल आया ना, इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, यहाँ उन्मन थे उन्मन, इसके अंदर भी उन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। फिर है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस पंक्ति का आशय क्या है? तप्त धरा यानी पूरी धरती है भीषण गर्मी से जल रही है, और हे बादलों तुम आओ गर्जना करो और फिर वर्षण करो, यानी बारिश करो और पूरी धरती की जो तपन है उसको दूर कर दो, इस धरती को शीतलता प्रदान कर दो, इस धरती को ठंडा करो। फिर है, कवि बादल से क्या अनुरोध कर रहा है? कवि बादल से गर्जना करने का अनुरोध कर रहा है। ये देखो आ रहा है, लिखा है कवि बादल से गरजने का और फिर उसके बाद बरस करके धरती को ठंडा करने का या शीतल करने का अनुरोध कर रहा है। फिर है, जल से शीतल करने का आशय स्पष्ट कीजिए। जल से शीतल करने का आशय यही है कि धरती की जो तपन है वह पानी से ही ठंडी होती है, पानी से ही उस तपन को दूर किया जा सकता है। और वैसे पाठ के अंदर है ना, आज़ादी के समय, जो आज़ादी के समय से पहले अंग्रेजों का शासन था, उसमें भारतीय जनता पर, किसानों, मजदूरों पर अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों को भी दूर करने की बात कही गई है। तो ये भी आप जोड़ करके लिख दीजिएगा, बादल रूपी युवाओं को करके वैसे कह सकते हैं। बादल को अनंत के घन कहने से क्या तात्पर्य? अनंत कहते हैं आकाश को,
अनंत कहते हैं आकाश को। और बादल कहाँ आते हैं? सदैव आकाश में ही आते हैं, पूरे आकाश में फैल जाते हैं और फिर बादल बारिश करने लग जाते हैं, इसीलिए बादल को अनंत का घन कहा गया है। फिर है लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक ट्रेन के डिब्बे को निर्जन और खाली समझकर चढ़ा तो वहां पर नवाब साहब पहले से ही पालथी मारकर बैठे हुए थे। नवाब साहब ने उन्हें देख करके भी अनदेखा कर दिया और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगे। लेखक को इससे ऐसा एहसास हुआ कि ये मुझसे परिचय करने के इच्छुक नहीं है, इसलिए लेखक ने भी सीट पर बैठ करके अपनी नजरों को दूसरी ओर घुमा लिया। ठीक है, तो इन बातों से पता चल गया कि नवाब साहब लेखक से बिल्कुल भी बातचीत करने के उत्सुक नहीं थे। लेखिका और शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाले जाने का क्या कारण था? इस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला? लेखिका और शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाले जाने का कारण था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना। यानी मैडम शीला अग्रवाल है, वह सारी छात्राओं को देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो साहस जुनून दिलाती थी, और सारे जितने भी बच्चे थे वहाँ, जितने भी छात्राएं थी, वो सारी उनकी बात को मानती थी। तो मैडम शीला अग्रवाल को ये कहा गया कि आपके कारण से विद्यालय का अनुशासन बिगड़ रहा है और इस कारण से आपको यहाँ से निष्कासित किया जाता है। साथ ही साथ लेखिका और उसकी जो साथी थी, जितनी भी सहेलियां थी, वो सारी मिलकर के वहां पर बाहर खड़ी रहती और कॉलेज के बाहर, गेट के बाहर भी उन्होंने इतना हंगामा किया कि आखिरकार उनको मैडम शीला अग्रवाल को जो बाहर निकाला था या उन्हें कुछ दिनों के लिए निष्कासित किया था, उनको वापस लेना पड़ा। और साथ ही साथ सारी जितनी भी छात्राएं थी, उन छात्राओं ने खूब बड़ा आंदोलन वहाँ किया, नारे लगवाती और भाषणबाजी वहाँ करती थी। तो मैडम का जो लहू लावे में बदलने का प्रयास किया था, सारे विद्यार्थियों को जो जोश दिलाया था, वो जोश साहस है बाद के अंदर काम आया और भारत को आज़ादी भी मिली थी। लास्ट के अंदर हमने पाठ में पढ़ा था कि ये आज़ादी तब मिली जब इनको भी उस कॉलेज में वापस ले लिया गया और कॉलेज वापस क्लासें इनकी शुरू हो गई। यानी इनकी जो जीत है, वो जीत भारत की सबसे बड़ी जीत के आगे फीकी पड़ गई थी। ये प्रश्न लास्ट वाला आ सकता है, जो अभी मैंने बोला, लास्ट के पैराग्राफ में से आप देखिएगा, इस पार्ट का जरूर आएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई है। वीर योद्धा कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता है, वह सदैव युद्ध भूमि के अंदर रह करके शत्रु को सामने पा करके उसे युद्ध करता है, न कि अपनी प्रशंसा, अपने वीरता का बखान करता है। ये 3-4 विशेषताएं बताई थी। पाठ का नाम जोड़ करके लिखिएगा आप, तो ताकि उत्तर बड़ा हो जाए। तो यह है हमारे पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया उत्तर लिख दीजिएगा। फिर है बच्चे से कवि नागार्जुन की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है, वह अपने शब्दों में लिखे। नन्हा सा बालक जब अपनी माता की गोद में नन्हा सा बालक जब अपनी माता की गोद में लेटा हुआ रहता है तो अचानक से ही लेखक का आगमन होता है। दरवाजे पर से लेखक को जब वह बालक देखता है तो देखे ही चला जाता है। अनजान उस व्यक्ति को, उस अतिथि को लगातार देखे चला जाता है। वह बिना पलक झपकाए जब वह देखता है तो लेखक को लगता है कि इसकी आंखें हैं, वह मैं फेर लेता हूँ, ये तो लगातार देखे ही चला जाएगा। थोड़ी देर में वह बालक हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसकी जो दांतों की जो 2 दांत उसके उगे हुए हैं, वह मुस्कान के साथ ही बाहर आ जाते हैं और ये दंतित मुस्कान अत्यंत प्रभावशाली होती है। और इस प्रभावशाली मुस्कान को देखकर लेखक का थका हुआ शरीर है, उसको भी सुकून के पल मिलते हैं और उसको भी सारी थकान दूर हो जाती है। फिर है यशपाल के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए एक रचना परिचय, लेखक परिचय आप कर लीजिएगा। साथियों, समय कम है और आप ये कर ही लेंगे। देख लीजिए, ये आप पत्र है, ये आप विशेष रूप से देख लीजिए, विज्ञापन देख लीजिए और इनको ही आप तैयार कर लेंगे अगर, तो आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथियों, समय कम है, इसी कारण से मैंने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की है। और जल्दबाजी में एक छोटा सा है जो अक्षर शायद मैंने आपको जो जय बता दिया था, वो द है वहाँ पे, है ना। तो आप लास्ट में माझी है और शुरुआत में उसका नाम द है, द से शुरू होगा। जिसने पहाड़ को काटा था, आप कमेंट में जरूर करके भेजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।